पीछे हमने रीतिकाल की जो काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी कौन सी काव्य धारा है, रीतिमुक्त काव्य धारा, उनका परिचय प्राप्त कर लिया था। हम समझ गए थे कि क्या क्या ये काव्य धाराएं हैं। आज हम यह जानेंगे कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या है। रीतिकाल की जब प्रवृत्तियों की हम बात करेंगे तो उसमें रीतिबद्ध काव्य धारा भी आएगी, रीति सिद्ध काव्य धारा भी आएगी और रीतिमुक्त काव्य धारा की भी चर्चा होगी। तीनों की प्रवृत्तियों को हम मिला देंगे तो वो रीति काव्य की प्रवृत्ति बन जाएगी, क्योंकि वो क्या है, धाराएं हैं, इसकी ट्रेंड्स हैं उसकी। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियों की, जिनमें लगभग समानता है, थोड़ा सा अंतर है समाज का जो स्वरूप है उसके चित्रण के स्तर पे, बाकी सारी चीजें लगभग एक जैसी है। रीतिमुक्त काव्य धारा जो है, जिसके प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर इत्यादि हैं, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध से। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप रीति काव्य की पूरी प्रवृत्ति भी जान जाएंगे और रीतिमुक्त काव्य धारा की भी प्रवृत्ति अलग से समझ जाएंगे आप। अगर आपसे प्रश्न ये हो कि रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन कौन सी है, तो अंत में जब हम चर्चा करेंगे तो उसको आप अलग से लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ प्रश्न आए आपसे कि रीति काव्य की प्रवृत्ति क्या क्या है, तो उसमें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, रीति काव्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वह है सौंदर्य चित्रण। ठीक है। रीतिकाल के सभी कवियों ने, चाहे वह रीतिबद्ध काव्य धारा के हों, रीति सिद्ध काव्य धारा के हों या रीतिमुक्त काव्य धारा के हों, सभी ने सौंदर्य का चित्रण किया। और आप सब जानते हैं कि सौंदर्य क्या है, प्रेम का आधार है। मनुष्य को सौंदर्य बहुत आकर्षित करता है और सौंदर्य मनुष्य के जीवन में रंग भरता है। रीतिकाल के कवियों ने अपनी कविताओं में सौंदर्य का खूब चित्रण किया। पुरुष के सौंदर्य का भी चित्रण किया और स्त्री के सौंदर्य का भी चित्रण किया, लेकिन स्त्री के सौंदर्य चित्रण की अधिकता बहुत ज्यादा रही, क्योंकि जो राजाश्रित कवि हुआ करते थे, राजा के दरबार में जो कवि होते थे, वह नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते थे राजा को प्रसन्न करने के लिए। नक्षिक भेद होता था, ठीक है, मतलब नाखून से लेके और सिर तक नायिका के एक एक अंग का चित्रण होता था। आप देखें कि बिहारी ने अपनी कविताओं में नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण किया है कि नहीं। पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आप देख रहे थे कि किस तरह से जब नायिका के जीवन में यौवन का आगमन होता है तो उसके शरीर में, उसके सौंदर्य में किस तरह का बदलाव आता है, यह आपने देखा होगा। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने भी सौंदर्य का खूब चित्रण किया। घनानंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराजत काननी छ्वय, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है। कवि इसमें बताना चाहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है, उसका चेहरा एकदम गोरा है, सुंदर है, दीप्तिमान है, और जब वह हंसती है तो ऐसा लगता है कि क्या है, फूलों की बारिश हो रही है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, वह विशालाक्षी है। तो नायिका के तमाम सारे सौंदर्य का चित्रण इस दौर के कवियों ने खूब किया, चाहे वह रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो या रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हो। ठीक है। और मूल बात यह रही कि सौंदर्य चित्रण में नारी के सौंदर्य पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में लिखा है, नारी सौंदर्य के चित्रण को लेकर के, श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। वो ये कहना चाहते हैं कि नारी जो थी, नारी का जो सौंदर्य चित्रण था वह विलास के लिए भी किया जाता था, आनंद के लिए उसके सौंदर्य का चित्रण किया जाता था, विलास के लिए उसके सौंदर्य का चित्रण किया जाता था, और राजा के सामने कवि प्रस्तुत होकर नारी के सौंदर्य का चित्रण सुनाया करते थे। आई बात समझ में। तो सौंदर्य का चित्रण रीतिकालीन काव्य की एक बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति है। आगे बात समझ में। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, जब रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें तो आप लिखेंगे रीतिकालीन काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां। ऊपर शीर्षक दे देंगे, उसके पहले थोड़ी सी आप भूमिका लिख सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य श्रृंगार प्रधान काव्य है, जिसमें ज्यादातर कवि राजाओं के दरबार में होते थे और राजा के दरबार में रह करके कविता करते थे।
और उनकी कविताएं राजाओं को प्रसन्न करने के लिए हुआ करती थी। राजाओं की अभिरुचि का पोषण करने के लिए उनकी कविताएं हुआ करती थी। रीतिकालीन काव्यधारा की प्रवृत्तियों को हम निम्न रूपों में रेखांकित कर सकते हैं, और जैसे ही आप लिखेंगे कर सकते हैं। पॉइंट 1, पहली प्रवृत्ति सौंदर्य का चित्रण। आई बात समझ में? उस दौरान अभी जो मैंने बातें बोली है उसे लिखने की जो भाषा होती है उसमें आप लिख देंगे और एक दो उदाहरण आप दे देंगे। फिर दूसरी प्रवृत्ति है दरबारी संस्कृति। दरबारी संस्कृति से तात्पर्य है बच्चे कि आप जानते हैं कि रीतिकाल के जो कवि थे वो क्या करते थे, राजाओं के दरबार में ही होते थे, ठीक है, और राजाओं की रुचि के अनुसार वो कविताएं करते थे। राजा की रुचि के विरुद्ध जाना उनके हक में नहीं था, या ना उसके बारे में वो सोचते थे। इसीलिए रीतिकाल की जो कविता है वह समाज से कटी हुई कविता है। समाज का दर्द, समाज की पीड़ा, समाज की चिंताएं रीतिकाल की कविताओं में बहुत कम देखने को मिलती हैं, ना के बराबर है। जबकि वहीं आप भक्ति काल की कविता को देखें, आप कबीर को याद करें, तो तुलसी को याद करें, सूर को याद करें, तो उस समय का जो जीवंत समाज है उसकी पूरी रूपरेखा वहां पे क्या हो जाएगी, दिखाई देगी। कैसे जातिवाद है, अंधविश्वास है, धार्मिक पाखंड, उस पर खूब हमला हुआ है भक्ति काल की कविताओं में। लेकिन रीतिकाल में सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कविता लोक जीवन से कटकर और सिर्फ दरबारों में क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। कवि कर्म जो था रीतिकाल में वह आजीविका का साधन बन गया था। जो कवि अपने राज्याश्रित राजा को, जिसके दरबार में वह रहता था, उसको जितना प्रसन्न करता था उसको उतनी अधिक संपत्ति मिलती थी। तो दरबारी संस्कृति, हालांकि रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि थे उनकी कविताएं थोड़ी इससे अलग हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो भी कहाँ होते थे, दरबारों में ही होते थे, ठीक है। तो दरबारी संस्कृति या दरबारीपन रीति काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। इसके बाद रीतिकाल की जो अगली प्रवृत्ति है वह है श्रृंगारिकता, ठीक है। श्रृंगार ही श्रृंगार है हर जगह, नायिका का श्रृंगार, ठीक है, उसके सौंदर्य का श्रृंगार, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, श्रृंगार के जितने भी बिंब हैं, जितने भी रूप हैं, उसका भरपूर निरूपण रीतिकाल की कविताओं में देखने को मिलता है, ठीक है। और श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों का चित्रण इस दौर के कवियों ने खूब किया है। यह बात और है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में श्रृंगार का वियोग पक्ष बहुत प्रबलता से आया है, ठीक है। जबकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी कविताओं का जो वियोग पक्ष है उतना मार्मिक नहीं है या उतना प्रामाणिक नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो घनानंद की जो विरह वेदना है, घनानंद की जो विरह की जो पीड़ा है, वह बहुत प्रामाणिक अनुभूति के साथ कविताओं में जीवंत हो उठी है, दर्ज हो उठी है। ऐसा लगता है कि कवि ने जिस दर्द को, जिस पीड़ा को बहुत गहराई से भोगा है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी कविताओं में दर्ज किया है। जबकि जो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, उनकी कविताओं में विरह की पीड़ा उतनी प्रामाणिकता के साथ नहीं आई है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अतिशय कर दिया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मैं बिहारी की चर्चा बार बार करता हूं, जहां नायिका क्या हो गई है, प्रेमी से विरह में इतनी दुबली हो गई है, सूख गई है कि सांस लेने पे 5 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ने पे भी 5 हाथ आगे चली जाती है। तो ये क्या है, यहाँ प्रामाणिकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सांस छोड़ने से कोई 5 हाथ पीछे चला जाए और सांस लेते हुए कोई 5 हाथ आगे चला जाए। लेकिन घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, इनकी जो कविताएं हैं, इसमें जो विरह का रंग है वो बहुत सच्चाई के साथ प्रस्तुत हुआ है। तो श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग का भी बहुत मार्मिक चित्रण है और वियोग का भी मार्मिक चित्रण है। लेकिन वियोग पक्ष रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। जो अगली प्रवृत्ति है वह है समाज की उपेक्षा, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की। समाज की उपेक्षा से तात्पर्य यह है कि रीतिकाल का जो समस्त काव्य है वह लगभग समाज से कट गया है और दरबारों तक सीमित हो गया है, क्योंकि कवि का कर्म ही यह हो गया था कि राजा को प्रसन्न करने के लिए वह कवि कविताएं लिख रहा है। जबकि साहित्य का काम क्या होता है,
साहित्य आईना दिखाता है अपने समय का, अपने समय का सच दिखाता है। ईमानदारी के साथ जो कुछ भी घटनाएं आसपास घट रही हैं उसकी तह तक जाता है, अपने समय के अंधेरों की शिनाख्त करता है, पहचान करता है। साहित्य का काम राजा को खुश करना नहीं है, सिर्फ आजीविका या मनोरंजन के लिए साहित्य का काम नहीं है। लेकिन चूंकि समाज ही ऐसा था कि राजा भोग विलास में डूबे हुए थे, सामंत वर्ग भोग विलास में डूबा हुआ था, और कविता राजाओं के लिए क्या हुआ करती थी? मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। इसीलिए अब समाज में जो दुख है, समाज में जो दर्द है, उससे तो सुनकर मनोरंजन हो नहीं सकता है। समाज की पीड़ा को सुनकर के तो कोई मनोरंजन की स्थिति में, मनोरंजन के मूड में तो नहीं आ सकता है। मनोरंजन के मूड में आने के लिए उसे श्रृंगार की कविताएं सुननी होंगी, प्रेम की कविताएं सुननी होंगी, ठीक है ना, अलंकरण की कविताएं सुननी होंगी। तो यह पूरा जो समाज था वो थोड़ा कटा हुआ था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बिहारी की जो कविताएं हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा की कविताएं, उसमें कुछ समाज का दृश्य जरूर नजर आता है, लेकिन वह भी बहुत कम मात्रा में। जैसे कि एक जगह बिहारी ने लिखा है कि जो भाभी है उस पे देवर की खराब नजर है, तो उस बात से वह बहुत परेशान है, लेकिन वह इस बात को कह भी नहीं रही है, ठीक है, कि अगर वह कह देगी तो परिवार में क्या हो जाएगा? कलह पैदा हो जाएगा, कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और खुद भी वह इस बात से बहुत परेशान है, वह अपने आप को उससे बचाना भी चाहती है। तो इस तरह के कुछ दृश्य जरूर आए हैं। किसानों के बारे में भी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन प्रखरता से, बहुत प्रखर ढंग से, बहुत तेजस्विता के साथ समाज के रूप रंग की चर्चा की गई हो, ऐसा नहीं है। बिहारी के जिस प्रसंग के बारे में मैं बात कर रहा था, वह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहती न देवर की कुबत, कहती न देवर की कुबत, कुलती या कलह डराती, कलह से डरती है, पिंजरगत मंजार ढिक, शुक्लों सूखती जाती। उस नायिका का चित्रण किया है, इसके बारे में बताया कि जिसपे देवर की खास नजर है, गलत निगाह है, तो वो इस दुख में बहुत परेशान है और सूखती जा रही है वह, ठीक है ना, लगातार इस परेशानी से सूखती जा रही है, और यह बात वह कह भी नहीं रही है ताकि घर में कलह की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। तो इस तरह के भी चित्र आते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन उतनी संजीदगी के साथ जिस तरह से भक्ति काल की कविता है, जिस तरह से उस समय का समाज चित्रित हुआ, या फिर आप आगे जाकर देखें तो आधुनिक काल में जिस तरह से समाज का चित्रण हुआ है, समाज की वास्तविकता और समाज का यथार्थ जिस तरह से बहुत जिंदादिली के साथ कविताओं में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, वह स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद जो अगली प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वह है अलंकरण। अलंकरण मतलब शोभा, श्रृंगार। तो आप सब जानते हैं कि भाषा के स्तर पर रीतिकाल के कवि क्या करते थे? चमत्कार पैदा करने की कोशिश करते रहते थे। शुरू में ही मैंने बताया था कि संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे उनसे वह क्या होते थे? प्रेरित होते थे, और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार से कविताओं को क्या कर देते थे? भर देते थे, ठीक है ना। तो चमत्कार पैदा करना, अलंकृत करना उनका काम होता था, ठीक है। केशव दास ने एक बार कहा भी था कि बिना आभूषण के जैसे स्त्री अच्छी नहीं लगती, वैसे बिना अलंकार के कविता भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। लिखा भी उन्होंने कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सुरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। कि बिना आभूषण के जैसे स्त्री सुंदर नहीं, वैसे ही बिना अलंकार के कविता का भी कोई सौंदर्य नहीं है। तो अलंकार पक्ष पे ध्यान देना, कविता को खूब चमत्कारिक बनाना, आकर्षक बनाना, चमत्कार पैदा करना, यह भी रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी गई है, या यह प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है बच्चे। भक्ति और कुछ नीति के भी काव्य इस दौरान लिखे गए। आपको मालूम होगा कि रीतिकाल की जो काव्य धाराएं हैं, रीति इतर काव्य धारा, उसमें नीति और भक्ति की भी कुछ कविताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हो गई? सौंदर्य चित्रण, दरबारी संस्कृति, श्रृंगार, अलंकरण और समाज की उपेक्षा। ये 5 प्रकृति या 5 प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में। लेकिन ध्यान रहे, जब रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात होगी तो रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्ति भी उसमें शामिल की जाएगी। लेकिन अलग से प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों पे चित्रण करें, तो आप सिर्फ अब इन प्रवृत्तियों का जिक्र करेंगे जिसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूं, ठीक है।
रीति मुक्त काव्य धारा की जो सबसे पहली प्रवृत्ति है, जो विशेषता है उसकी, वह है वैयक्तिकता। क्या है? यह व्यक्ति से बना है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की अपनी जो निजी सोच है, अपनी जो निजी अनुभूति है, वह जीवन को लेकर के, अपने निजी संबंधों को लेकर के, प्रेम को लेकर के जो अनुभव करता है, उस अनुभव को बहुत निडरता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ अपनी कविताओं में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। वैयक्तिकता से मतलब यही है, अपने निजी सुख दुख, निजी अनुभवों को बिना किसी लाग लपेट के बहुत ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपनी कविताओं में प्रस्तुत करना, यह गुण, यह प्रकृति रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में देखने को मिलती है, जिसमें घनानंद का नाम आता है। बिना किसी लाग लपेट के, प्रेम के प्रति, प्रेम में जो उनको दर्द मिलता है, जो दुख है, जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत जीवंतता के साथ वह क्या करते हैं? अपनी कविताओं में दर्ज करते हैं। इन कवियों ने प्रेम का जो भोगा हुआ यथार्थ है, और उस भोगे यथार्थ में जो प्रेम की पीड़ा है या संयोग का जो चित्र है, उसको, या विरह के बाद जो दुख के जो पहाड़ टूट पड़े हैं उनके जीवन में, उसको बहुत संजीदगी के साथ अभिव्यक्त किया है। इसलिए वैयक्तिकता या निजता, निजी अनुभूतियों को बहुत ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति है, वह रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरी है संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता। क्योंकि ये टूटे दिल के कवि थे, संयोग बहुत ज्यादा लंबा इनका नहीं रहा, तो संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष की प्रधानता, यह दूसरी प्रवृत्ति है। क्योंकि इस दौर के जो भी कवि हैं, आप घनानंद का ही उदाहरण ले लें, ठीक है, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में, इसलिए मैं बार बार उनकी बात कर रहा हूं। तो इनका संयोग बहुत बड़ा नहीं रहा, बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने उसी प्रेमिका की याद में क्या कर दिया? बिता दिया। उस प्रेमिका के आने की प्रतीक्षा में, मिलन की प्रतीक्षा में ही सारा जीवन उन्होंने क्या कर दिया? बिता दिया। और जीवन भर उस वियोग की कविताएं वह निरंतर लिखते रहे। लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की एक बड़ी विशेषता है कि इनका जो वियोग पक्ष है, वह वियोग पक्ष बहुत सच्चा मालूम पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा घनानंद के बारे में, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर वीर और गंभीर पथिक और जवादानी का ऐसा दूसरा कवि ब्रजभाषा में नहीं हुआ। इतनी अच्छी कविताएं हैं उनकी, घनानंद की। और ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ईमानदारी के सारे जो निकष हैं, उन सभी निकषों पे, उन सभी पैमानों पर फिट बैठता है और इस तरह से अपनी अनुभूति को और अपनी भावनाओं को वह व्यक्त करता है। तो संयोग की अपेक्षा वियोग का जो चित्रण है, इस दौर के कवियों ने बहुत गहराई से किया है, बहुत जीवंतता के साथ किया है। घनानंद की एक कविता है जिसका मोटा मोटी अर्थ है कि संयोग के क्षणों में जब वह प्रेमिका से मिलते थे, तो प्रेमिका ने गले में जो हार पहने हुए थे, तो वो हार भी उनको पहाड़ की तरह नजर आते थे। और अब जब वो विरह में है, उनसे दूर है, तो लगता है कि दोनों के बीच पहाड़ ही पहाड़ आ गए, इतनी दूरियां आ गई। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ उसका चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। और तीसरी जो प्रवृत्ति है या विशेषता है, वह है अनुभूति की प्रामाणिकता। ठीक है। अनुभूति की प्रामाणिकता से मतलब यह है कि प्रेम में भोगा गया जो सुख दुख है इस दौर के कवियों का, उस सुख दुख की अनुभूति को जब वह अपनी कविताओं में दर्ज करते हैं, तो उसमें कोई बनावटीपन नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत सच्चाई के साथ किसी ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसने प्रेम को जैसे जिया है, प्रेम को जैसे भोगा है, प्रेम का यथार्थ या प्रेम का सुख दुख जिस तरह से उसके जीवन को प्रभावित किया है, उन सारे प्रभावों को उसने बहुत संजीदगी के साथ अभिव्यक्त किया है। घनानंद यह बार बार कहते हैं कि यह प्रेम का जो मार्ग है वह आसान नहीं है, प्रेम का मार्ग कठिन मार्ग है, और इस प्रेम के मार्ग पे चलने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो इस दौर के कवियों में अनुभूति की प्रामाणिकता बहुत सच्चाई के साथ देखने को मिलती है। इस दौर के कवियों की अगली विशेषता है प्रेम में एकनिष्ठता या प्रेम में समर्पण।
प्रेम में एक निष्ठता से मतलब है कि जिसको प्रेम कर बैठे तो बस कर बैठे, फिर आगे कोई प्रश्न नहीं है, आगे कोई शर्त नहीं है, आगे कोई नियम नहीं है। जीवन भर उसके प्रति समर्पित रहना और जीवन भर उसकी प्रतीक्षा करते रहना, उससे मिलन की आस लगाए रहना, इस दौर के कवियों में बहुत देखने को मिलता है। चाहे वो घनानंद हो, बोधा हो, आलम हो, ठाकुर हो, रीतिमुक्त काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं, इन सबकी कविताओं में प्रेम के प्रति एकनिष्ठ भाव, यानी कि वह उसी प्रेम में ईश्वर का भी रूप देखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द जो आया है, वह सुजान शब्द लगता है कि यह कृष्ण के लिए आया है, क्योंकि वह प्रेम में अपने इश्क को खुदा की तरह देखने लगते हैं। आप याद करिए सूफी काव्यधारा, इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा, ठीक है। तो ये जो कवि हैं वह इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की तरफ भी रुख करते हैं, और इसलिए उनके प्रेम में बहुत त्याग और समर्पण की भावना है कि वह अपनी प्रेमिका में खुदा का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। तो यह भी प्रेम में एकनिष्ठ समर्पण या त्याग की भावना रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। सौंदर्य वर्णन तो है ही, वो सौंदर्य वर्णन की बात मैंने की है शुरू में ही। तो सौंदर्य वर्णन आप अगर रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रवृत्ति लिखने को आए तो अलग से आप रीतिमुक्त काव्यधारा में भी सौंदर्य वर्णन लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ रीति काल की प्रवृत्ति आए तो एक जगह अगर आपने लिख दिया है तो दोबारा से उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ अगली प्रवृत्ति, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है भाषा का नूतन प्रयोग, ठीक है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने भाषा का नए ढंग से प्रयोग किया, ठीक है। रीतिबद्ध कवियों की भाषा जहां आचार्यत्व से अनुप्राणित थी, आचार्यत्व से प्रेरित थी, संस्कृत के काव्यशास्त्र के नियमों से प्रेरित थी, इन्होंने उन सबको किनारे किया। और आपको मालूम है कि रीतिमुक्त काव्यधारा का मतलब यही होता है, जो सभी तरह के काव्यशास्त्रीय नियमों से अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, और अपने मन की बात को अपनी भाषा में, अपने अंदाज में और अपने तरीके में लिखते हैं। तो भाषा का नूतन प्रयोग रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में देखने को मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि घनानंद की जो भाषा है, घनानंद की जो ब्रज भाषा है, वह जीवन के बहुत करीब लगने वाली भाषा है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, वह जीवन से संवाद करने वाली भाषा है। और इनकी भाषा में लोक जीवन के जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियां हैं, उसका भी समावेश देखने को मिलता है। और यह भाषा प्रेम की भाषा है, और जाहिर सी बात है प्रेम की जो भाषा होती है वह मीठी होती है, मिठास भरी होती है। तो जो ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने किया, वह बनावटीपन से बिल्कुल दूर, लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा थी, और उसमें लोक की जो एक लोक में, एक समाज में रहने वाले व्यक्ति की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को बहुत सच्चाई के साथ अपनी भाषा में उन्होंने क्या किया, दर्ज किया। तो ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हुई। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जब रीतिकाल की पूरी प्रवृत्ति की बात आएगी तो आप पूरी बात लिखेंगे, सारा कुछ। अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि सिर्फ रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों की बात करें, तो अंत में जो प्रवृत्तियां मैंने बताई, आप उसका चित्रण करेंगे, ठीक है।